है या स्पाइन पे ली है? मैम जी पूरे डॉक्टर बॉडी पे हम लोग ने लिया था। हमारे पास 2 दिन का सेशन था। फर्स्ट डे जस्ट मिट्टी कैसे बनाना वो था, और सेकेंड डे उसका पूरा एप्लीकेशन था। पहले दिन हाथों पे लगाना था, फिर सेकेंड डे के लिए पूरा 40 स्टाफ को पूरा बॉडी पे मड लेप करना है और धूप में खड़ा रहना है 2 घंटा कम से कम। और पूरे बाल से लेके पैर के नाखून तक कुछ भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आपके अनवेट्स जो है उतना ही खाली कवर होगा, बाकी पूरा ये किया था। और सूखने के बाद निकालने के लिए ठंडे पानी से पूरा धोया गया। और उसके अंदर कम से कम हम लोग सवेरे 10 बजे लगाए थे तो 3:30 बजे निकालने को चांस मिला। तब तक पूरा ये खाना वगैरह सब बंद था, खाली पानी पीने को मिल रहा था। और ये इसके बाद सेकेंड डे जिन्होंने बाल में सूखा लगा दिया, उसके बाद उनको फुंसी पूरी निकल गई। जिनको डैंड्रफ था वो भी निकल गया, और जो विदाउट एनी ट्रीटमेंट किया था उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आया, जिनको कुछ इरिटेशंस हो गया 1-2 जन को। बाकी सब ऑल आर फीलिंग इट इज वेरी वंडरफुल सेशन वेयर वी एंजॉय एवरीबॉडी। करीबन हम लोग ने 30 किलो मिट्टी अरेंज किया था, और लास्ट में 200 ग्राम बचा था हमारे पास। मड बात हम लोग होली के 2 दिन पहले हमने किया था। जी रेगुलरली। अभी जैसे पेशेंट है हमारे पास, तो अब हम मार्च से स्टार्ट करते हैं और उधर अक्टूबर तक रेगुलरली कराते हैं। हाँ, रेनिंग सीजन के दौरान नहीं कराते हैं। लंग्स किसी के वीक हैं, किसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो नहीं कराते हैं, बाकी नहीं कराना चाहिए। हाँ, और बाकी तेज धूप में बैठने से स्किन विटामिन डी भी अच्छा बनाती है, स्किन नई भी होती है, नई सेल्स रिजनरेट होते हैं और बॉडी अद्भुत हो जाती है। तो पहले तो स्पाइन पे मड पैक, स्टमक पे मड पैक, पैरों में घुटनों में मड पैक, पूरे पूरे पैरों में मड पैक, और थ्रोट पे मड पैक, आइस पे मड पैक, फॉरहेड पे मड पैक, और इस तरीके से इतनी जगहों पे, और फुल बॉडी ग्रैंड मड पैक। ग्रैंड मड पैक में हम आइस, नोज की ओपनिंग, ईयर्स की ओपनिंग और जेनाइटल ऑर्गन्स इतना छोड़ करके पूरी बॉडी हेयर से लेकर के सब कुछ मड से कवर करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। सो अभी आप लोग ऐसा भी रखना कि आसपास के जो सेंटर्स हैं, या आप खुद से कभी धूप आने वाली है ना, तो मड को भी आपने चाहे मुल्तानी मिट्टी ले ली, उसको आपने रात में भिगो के रख दिया और पूरी बॉडी पे अप्लाई करके नहा के देखा। तो हमारे यहाँ तो जो भी पेशेंट ऐसे शावर लेके जब निकलते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मतलब पार्लर ने भी पीछे छोड़ दिया है, सारे प्रेशर्स फेल हो गए हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि कभी कभी हम ये जरूर करते हैं कि फीमेल्स पे जब क्रैकिंग आने लगती है तो हम एक और मिट्टी रख लेते हैं, तो या फिर उस पे पानी का स्प्रे करने को बताते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से चटकने लगती है स्किन, और ये मैंने खुद भी फील किया है, तो वो बहुत पैनिक भी होने लगती है। तो हम थोड़ा पतला एकदम मिट्टी का बना करके, एक बार तो थेरेपिस्ट लेप करता है पूरा मोटा मोटा, फिर हम उसको ऐसे ऐसे मलने को कहते हैं जहां जहां पे भी बहुत तेजी से सूख रही है। क्योंकि जब आपकी अप्रैल मई की गर्मी होती है ना, तो 15 मिनट में ही हालत खराब हो जाती है, चाहे जितनी मड हो वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद वो अंदर तक चटकने लग जाती है, और हम चाहते हैं कि आप कम से कम 40 मिनट्स बैठें। तो ऐसे में सिर को भी गीला करना चाहिए बार बार। तो अगर पानी से करेंगे उससे अच्छा है कि जो मिट्टी का गीला गीला बना दिया और पतला कर दिया है उसी को आप लेप करते रहो, तो वो भी एक बहुत अच्छा फील गुड देता है। तो ऐसा करके, और जो लोग लेटना चाहते हैं तो उनको हम लोग चारपाई की व्यवस्था करते हैं और उस पर लेट सकते हैं। ऐसा चले पढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, मिट्टी का एप्लीकेशन इतना आसान नहीं है जितना पानी का एप्लीकेशन था। ठीक है, ये 16 आने सच है, क्योंकि मैं इतना पैशनेट नेचुरोपैथ होके भी क्लिनिक पे ही ले पाती हूँ। कभी कभार ही घर पे मिट्टी लाए और अरेंज किया, किसी को जरूरत है तो दिया। ठीक है, तो इतना इजी नहीं है मिट्टी को अरेंज करना, छान करके प्रिजर्व करना, फिर अलग अलग टबों में रखना, और लगाने के बाद भी उसको सही तरीके से डिस्पोज करना। रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट हमने देखा कि उसके एवज में हाइड्रोथेरेपी इक्विवेलेंट रिजल्ट देती है, मतलब जो इजी टू हैंडल है।
तो सेंटर्स में जाकर के आप इसको करें, वंस इन अ ब्लू मून अपने ऊपर करके जरूर देखें, क्योंकि आप नेचुरोपैथी पढ़ रहे हो। पर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हाइड्रोथेरेपी पे ज्यादा स्विच करें, प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक, बाकी ठीक है, बाकी आप कहीं गए तो बिल्कुल लेना चाहिए मड थेरेपी। हमारे यहाँ दिन भर में 10 पेशेंट है, अगर तुम्हें 10 को पेट पे मिट्टी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी से, आंखों पे मिट्टी की पट्टी या कमर में दर्द है तो पहले मड पैक, फिर सिकाई, फिर स्ट्रेचिंग, है ना। तो हर किसी को करते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कहूं मैं घर पे करूं तो मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है। उतनी देर में मैं पानी का ट्रीटमेंट करके ठीक कर ले जाती हूँ पेशेंट को, या किसी को भी घर में कुछ हुआ हो। ठीक, मिट्टी चिकित्सा। हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों में पृथ्वी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य के पालन पोषण, वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की जन्मदात्री है। इसलिए पृथ्वी को भारतीय संस्कृति में माता का स्थान दिया गया है। इस पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहना स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी पृथ्वी तत्व से शरीर की चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा कहा गया है। पृथ्वी तत्व कौन सी फिंगर को नॉमिनेट करता है? मिडिल फिंगर मैम। ठीक है, रिंग फिंगर मैम। मिडिल फिंगर Middle आकाश तो तत्व, मिडिल फिंगर आकाश तत्व है। अनीता जी, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर मैम आकाश तत्व है, और इसके साथ ये पृथ्वी, ये जल। हाँ, तो रिंग फिंगर कालिंदी जी ने पहले ही कह दिया ना, रिंग फिंगर हाँ जी। आपका पृथ्वी तत्व है। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व बढ़ाना है तो इससे जुड़ी हुई कोई भी मुद्रा आपको फायदा करेगी। ठीक है, तो आप चाहे इसके मूल में लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे कुछ भी पेशेंट को बताओ, तो इससे जुड़ी हुई चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी। तो हमें ये भी साथ साथ समझना है कि हम पृथ्वी तत्व कैसे बढ़ा सकते हैं, और पृथ्वी तत्व की कमी से कौन कौन से बीमारियां होती हैं। सर्वाधरे सर्व बीजे सर्व शक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी सर्वेष्ठम देहि में धरे। अर्थात हे पृथ्वी देवी, आप सबको धारण करने वाली हो, सर्व बीजमयी हो, सर्व शक्ति संपन्न हो, सर्व काम प्रदायिनी हो, प्रकाशमयी हो। देवी, आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करो। मिट्टी चिकित्सा का इतिहास अत्यंत पुराना है। हमारे ऋषि मुनियों ने मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग कर उसके महत्व को समझा और शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार से मिट्टी का उपयोग किए जाने की कला का विकास किया। प्राचीन आश्रम व्यवस्था में पृथ्वी पर सोने, भूमि पर नंगे चलने। अभी क्या मिसिंग है? सबसे ज्यादा ये मिसिंग है कि अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उससे हम बहुत दूर हैं। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिज्म जब हम रेंगते थे, या रेंगने वाले लोगों में सबसे ज्यादा थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ही है और हम ऐसे सीधे खड़े हो गए हैं, तो हमने वो मैग्नेटिज्म कम हो गई है। फिर हम ऊंचे बेड पे सोने लगे और बेड के अंदर भी दीवान होने लगे जिसमें खूब सारा कबाड़ भर के रखते हैं, तो वो ब्लॉक करता है हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचने के लिए। नंगे पैर हम चलते नहीं है, जो फर्श है वो अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम ही करती है, मतलब नंगे पैर घास या मिट्टी होनी चाहिए। ठीक, तो सारी चीजें जो पहले थी जहां पे हमें हीलिंग हो रही थी वो मिसिंग है। भूमि पर नंगे पैर चलना, मिट्टी से ही हाथों पैरों तथा शरीर की सफाई, मिट्टी में स्नान, मिट्टी से निवास स्थान को लीप कर शुद्ध करने तथा मिट्टी के सीधे संपर्क में रहने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अभी हम मिट्टी से शरीर का लेप कर रहे हैं, जब हम मिट्टी से जमीन का लेप कर रहे हैं और उस पे सो गए तो बात तो वही है, लेकिन अब हमको वो नहीं मिल रहा है तो हमें मिट्टी को शरीर पे लेप करना पड़ेगा। अब हम दोनों ही नहीं कर रहे तो हम बीमार हो रहे हैं। ठीक, अनेक उदाहरण मिलते हैं। वास्तव में ये उदाहरण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में मिट्टी की उपयोगिता को दर्शाते हैं। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें शरीर एवं मन के विभिन्न विकारों को दूर करने तथा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए मिट्टी का विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्लियर है? इतना कुछ कठिन नहीं था, सब इजी था, आप सबको पता है। मैम वो जो आपने वो बेड का बोला ना, वो नहीं यूज करना चाहिए, बॉक्स बेड जो होते हैं, बॉक्स बेड नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा, हालांकि मेरे घर में भी एक है तो हम उसको हटा नहीं पा रहे, बट उसके बाद से जब से मुझे उसकी एनर्जी फील होती है, या जब से मुझे नॉलेज है, देखिए नॉलेज है तो एनर्जी फील होती है,
नॉलेज नहीं थी तो घर में क्योस भी हो रहा है तो हम भी उसमें लड़ने में शामिल होते थे, है ना। अब नॉलेज है तो खुद ही को लगता है कि कुछ एनर्जी बदल रही है, शांत रहना चाहिए, सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बाद में कभी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर एक भी व्यक्ति शांत हो गया तो क्योस नहीं होगा, है ना, शोर शराबा नहीं होगा, चीखना चिल्लाना नहीं होगा। ठीक वैसे ही कि उसमें डंप सामान है और आपकी एनर्जी उसमें से शिफ्ट हो रही है तो वो ऊर्जा फील ही नहीं होती है एकदम। तो आप खाली, नीचे से खाली बेड होना चाहिए। तो रॉट आयरन के वुड इज बेस्ट, पर वुड में नहीं मिलते हैं तो आप वुड का सबसे अच्छा पलंग है, नहीं तो फिर रॉट आयरन की जो पलंग हैं जो नीचे से खाली हैं वो अच्छे हो सकते हैं, तो उन पे जाना चाहिए। ओके मैम, क्योंकि बॉक्स में अगर मैं कहूंगी ये मत रखिए, ये रखिए, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉक तो कर ही रहा है वो हिस्सा, आप कुछ तो रखोगे ही, या फिर खाली रखो एकदम। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। यदि हम ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाते हैं तो वह प्रायः चट्टान शैल पर पाई जाती है, लेकिन कभी कभी मिट्टी हटाने से थोड़ी गहराई पर ही चट्टान पाई जाती है, ठीक है। ऊपरी लेयर को हटा देंगे तो नीचे हमारे लिए मृदा हो जाएगी। भारत में मृदा मुख्यतः 8 प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में विभाजित किया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है। आज भी अगर आप में से कोई मिट्टी पर काम करना चाहे तो बहुत पैसा है, क्योंकि हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि मिलती नहीं है और ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो और अलग अलग जगह की मिट्टी अद्भुत है, उसका क्रेज भी बहुत है। बट अगर हम वैसे भी हर मिट्टी में अपना पौष्टिक वैल्यू तो है ही है, तो हम लोग नेचुरल 5 फीट 3 फीट गहरी मिट्टी मंगाते हैं, सुखाते हैं, छानते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, या मुल्तानी मिट्टी। पर हम खुद भी गए हैं 1-2 सेंटर्स में जहाँ की अपनी मिट्टी एकदम अलग थी, मैंने देखी ही नहीं थी वो कलर। पूरे जैसे भागलपुर बिहार में जो हमारा क्या नाम है उनका, तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सालय, जहां हम एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट जाते हैं, वहां की मिट्टी एकदम अलग है, मिट्टी ही अलग है। तो जैसे अगर इस तरह से हम और जगहों की मिट्टी को भी रखें और उसको अलग अलग करके हम ट्रीट करें तो बहुत फायदा होगा। कुछ कह रहे हैं स्वाति आप? जी मैम, रेड कलर का होता है मैम, लाल मिट्टी। तो अभी पढ़ते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी, एरिड सॉइल्स, ठीक है। तो इतनी तरह की अमूमन 5 भागों में बांटा है ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। छठा, लवण मृदा, सलाइन सॉइल जिसमें सॉल्ट ज्यादा होगा, पीठमय मृदा तथा जैव मृदा और वन मृदा मतलब फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट की अमूमन पता ही है, फॉरेस्ट सॉइल होगी। दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है। जैसे दोमट मिट्टी एकदम कॉमन है, ठीक। तो हम जो यूज करते हैं या जो हम मंगाते हैं वो जनरली दोमट मिट्टी होती है, जो पानी को एब्जॉर्ब अच्छा कर लेती है, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट देती है और पोरस भी होती है। दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से जल को अवशोषण करती है। 1953 में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डोक शेव ने मिट्टी का वर्गीकरण करते हुए मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया, जिसके बाद भारत की मिट्टियां स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित कर दी गई। अब कौन कौन सी बची? जलोढ़ मृदा या कछार, काली मृदा या रेगुलर मिट्टी, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा, ठीक। लेटेराइट, एरिड सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, ठीक। अब आता है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग में पाई जाती है।
इस मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से किया गया है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है वहां पर फसल के उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूना की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का क्षेत्र मैदान का सिंध, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, नदियां आदि बनी हुई हैं। गेहूं की फसल के लिए भी जलोढ़ मिट्टी का उपयोग सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। इसके अलावा इस मिट्टी में धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूसर होता है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी जनरली यही है, काफी सारे एरिया में 43% है और हमारी यही अवेलेबिलिटी है, अनलेस कि हम किसी पर्टिकुलर और अलग जगहों पे ना जाएं। ठीक। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल काली मिट्टी का किया जाता है, इसलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में काली मिट्टी का दूसरा स्थान है। काली मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग भारत में महाराष्ट्र तथा दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य में खेती के लिए किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसॉल्ट चट्टान के निर्माण होने से हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुण के नाम से जाना जाता है। केरल में काली मिट्टी को शाली का नाम दिया जाता है और वहीं उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये जो नाम ले रही हूं मैं, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है? म्यूट ऑफ मैडम खनिज पता है ना सभी को? ठीक है, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी जो हमारा फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो दो चीजों पे गवर्न है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए हमारे जो हमारी बहुत ट्रेसेस में जिनकी जरूरत है। अगर आप अति का खाएंगे तो आपकी बॉडी को नुकसान करेंगे। ठीक है, तो वो हो गए आपके ये सारे, जिंक है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, आपका एल्यूमिनियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ठीक, तो ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी में खनिज लवण बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो ये हमारे फूड से इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हम लोग इस चिकित्सीय रूप में इसका इस्तेमाल करके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं और मिट्टी में, अलग अलग मिट्टी में अलग एब्जॉर्ब कर लेती है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी से अधिक कपास के उत्पादन में किया जाता है। इसके साथ ही इस मिट्टी में धान की खेती भी अच्छी होती है। इसके अलावा काली मिट्टी में मसूर, चने की भी अच्छी उपज होती है। फिर बात करते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में लाल मिट्टी का अपना तीसरा स्थान बना हुआ है। भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी का विस्तार है। तो ये लाल मिट्टी दुबई में देखने को जरूर मिलती है ना, रेड रेत, लाल रेत के पूरे मैदान है। तो ऐसे और भी जगहों पे होगी जहां हम नहीं गए। वहीं इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से की गई है। लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। लाल मिट्टी में आयरन, फेरस आयरन ऑक्साइड Fe2O3 तो कुछ होता नहीं, अच्छा गलत लिखा है, Fe2 नीचे आएगा और O3 आयरन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक साथ नहीं लिखा है, 2O3 नहीं होता। Fe नीचे फॉर्मूला बनेगा, 2 छोटा होगा नीचे
ये जैसे O ऑक्सीजन के भी 3 नीचे होंगे, तो ये मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला हो गया, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में अधिकतर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि की उपज की जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में धान की खेती भी की जाती है। अब आते हैं पीली मिट्टी। भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक पीली मिट्टी पाई जाती है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और साथ ही उसमें मिट्टी की अधिक वर्षा हो जाती है, तो वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देता है। ठीक, तो क्लियर है। तो सबसे बेकार कौन सी मिट्टी हुई हमारी? पीली मिट्टी, क्योंकि उससे बारिश के कारण सारे मिनरल्स निकल गए और उसका रंग पीला हो गया। तो हम पीली मिट्टी को इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम करेंगे। लेटेराइट मिट्टी, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो लेटेराइट मिट्टी का चौथा स्थान है। ये मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना एवं कार्बनिक तत्व अधिक नहीं पाए जाते। लेटराइट मिट्टी चाय एवं कॉफी फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी गई है। इसलिए भारत में लेटराइट मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में भी अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में काजू की फसल अच्छी होती है। इसमें एक सेकेंड, हेलो सर, मोड थेरेपी की पीडीएफ नहीं पका है सर। पीली मिट्टी हम लोगों ने समझी। अब लेटराइट मिट्टी में भी पोटाश, चूना एवं कार्बनिक तत्व अधिक नहीं पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय एवं कॉफी की फसल के लिए अच्छी है। काजू की फसल इसमें अच्छी होती है। इसमें लौह ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, चूना कम होता है। पर्वतीय मिट्टी जो पहाड़ों पर है, पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में नागालैंड में झूम खेती सबसे अधिक की जाती है। पार्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक गरम मसाले की खेती होती है। अब बात करते हैं शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा अधिक नहीं होती है। यह मिट्टी तेलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी है। मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मिट्टी में तिलहन के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, रागी की फसल की पैदावार अच्छी होती है। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कल्लड़ मिट्टी कहते हैं। जिस क्षेत्र में जल की निकास की सुविधा नहीं पाई जाती, उस क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। वैसे क्षेत्र में मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदान में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें नारियल की अच्छी खेती की जाती है। तो इतनी तरह की मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी मिट्टी हुई? दोमट मिट्टी मैम। और अभी अभी एक पढ़ी, अभी ये जो लास्ट वाली है, हाँ, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ठीक, क्योंकि हमें खाना कौन सा खाना चाहिए? एल्कलाइन फूड, है ना। तो एल्कलाइन फूड हमारी बॉडी में क्या है जो एल्कलाइनिटी को क्रिएट करेगा। इसी तरह मिट्टी भी जिसमें मिनरल ज्यादा है वो एल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी। खाना जिसमें मिनरल ज्यादा है वो एल्कलाइन होगा। तो एल्कलाइन मिट्टी हमारे लिए अच्छी है।
तो अगर हम लोग मिट्टी को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल जगहों से मंगा सके तो हमारे पास, और आप लोगों में से भी राजस्थान के हैं ही हैं, तो वो अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मिट्टी का। क्योंकि क्या रीजन है, अभी पढ़ा मैंने, क्या रीजन है कि इसमें मिनरल रिच है ये? ये अल्कलाइन है और इसमें कुछ खनिज ऐसे हैं जो हमारे खाने से पर्याप्त नहीं होते और जिसकी पूर्ति हम मिट्टी लेप से अपने कर सकते हैं। इसमें ये क्यों न्यूट्रिशियस है? क्योंकि बारिश की कमी है। जहां पे बारिश ज्यादा है वहां पे अच्छी मिट्टी ने भी उस मिनरल्स को धुल दिया। ठीक है, पानी से धुल गए मिनरल्स, जाते गए और मिनरल्स धुल गए और मिट्टी बच गई। ऐसा ही होता है ना, पानी से फिर मिट्टी, जब पानी जाता है तो मिट्टी बच जाती है, हमको लगता है मिट्टी नहीं बही, और मिट्टी में जो मिनरल्स है वो बह गए। ठीक, अब राजस्थान जैसी जगहों पे हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई तो अभी क्या है, उसमें मिट्टी में मिनरल्स अच्छे हैं, मिनरल्स रिच रही, क्योंकि वहां बारिश कम होती है या नहीं होती है। जैविक मिट्टी, मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। जैविक मिट्टी, मृदा के गुण, अब बात करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नॉर्मल है? आप लोगों के पास नई भी नोट्स है, आ जाएंगे कल, फिर एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, मैं सर अभी रात तक कर देंगे, कल आप प्रिंट निकाल लेना। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मृदा के गुणों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, और किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज में आगे तो मैं पढ़ूंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, बेसिकली किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले एक हमें लगता है बाहर से व्यक्ति और अंदर से केमिस्ट्री क्या है। ठीक, तो हमें अपनी दो बेसिक चीजों पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल के कणों के आकार के अनुसार भौतिक गुणों में मिट्टियां निम्न प्रकार की होती हैं। बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल, इस मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा होती है जिसके बीच में वायु प्रचुर मात्रा में रहती है। यह मिट्टी जल बहुत तेजी के साथ सोखती है, किंतु यह जल तीव्रता के साथ रिस कर नीचे चला जाता है, अर्थात इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। बालू सैंड के कणों में खनिज लवण भी नहीं रुक पाते, अतः यह मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। इस मिट्टी में सॉइल में लगभग 70 to 80% रेत और लगभग 10% प्रत्येक के अनुपात से एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण होते हैं। इसमें पोषक तत्व भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है लेकिन मिनरल्स नहीं होते हैं पानी में, तो ये भी बहुत अच्छी नहीं है। बट हाँ, हम जैसा बताते हैं कि चिकनी मिट्टी में, जैसा मैं अभी तक बताती आई हूँ, अभी तो इसका पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी हमेशा यही रहती है कि चिकनी मिट्टी में 20% बालू मिला दीजिए। ठीक है, ना तो हमें बलुई चाहिए पूरी, ना तो हमें पूरी चिकनी चाहिए। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा करने के लिए अगर हमें कहीं काली मिट्टी जिससे हम पॉट बना रहे हैं वो मिलती है, जो माली करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनका पॉट बनता है ना, पॉट मेकिंग, तो वो कितनी चिकनी होती है, तभी तो रुकती है, पर उसमें एब्जॉर्प्शन की क्षमता कम होती है और बलुई मिट्टी में बिल्कुल नहीं है। तो हम 20% बालू मिला देंगे या बलुई मिट्टी हम नॉर्मल मिट्टी में मिला देंगे। ठीक, जिसमें कि ज्यादा जो चिकनी मिट्टी जो हम लेप भी जो ये देते हैं ना, ऊपर की जो ऊपर देते हैं, वो क्या होता है कि वो पानी को ऑब्जर्व करने में देरी होती है और जल्दी सूखने के बाद भी वो फट जाती है, जल्दी से फट जाती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है ना, तो अपनी मुल्तानी मिट्टी भी चिकनी मिट्टी है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम उसको एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करेंगे, किसी भी लीवर हेल्थ के लिए, किडनी हेल्थ के लिए, ऑर्गन को डिटॉक्स करने के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले करेगी। तो हम उसमें, वैसे तो मुल्तानी मिट्टी बहुत महंगा सौदा है कि आप अगर ऐसे मोटा मोटा पेड़ पे रखना चाहें, 1 से 1.5 इंच जो हम कहते हैं जितना मोटा लेयर बनाते हैं, तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो आउटसाइड ब्यूटी के लिए ही पॉसिबल है कि आपने पूरी बॉडी पे लेप किया हुआ है। ठीक है, सो
उसके लिए वही है कि दोमट मिट्टी लाए और उसमें हमने 20% बलुई मिट्टी मिलाई, ठीक है। तो ऐसा करके अभी तक जो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच थी, क्योंकि पर्टिकुलर मिट्टी इतने लेवल पे नहीं आ सकती और इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो एक मड के लिए इतना पैसा खर्च करें। तो देख, ये हो गई बलुई मिट्टी की बात। दोमट मिट्टी, इस मिट्टी में बालू एवं चिकनी मिट्टी के कणों का लगभग बराबर मिश्रण होता है, ठीक है। दोमट मिट्टी, यह मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। यह पानी की पर्याप्त मात्रा को रोके रखती है और इसमें वायु संचार भी भली प्रकार होता है। इस मिट्टी में कैपिलरीज विधि द्वारा जल पेड़ों की जड़ों को प्राप्त होता रहता है, ठीक है। दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी, इस मिट्टी के कण महीन होते हैं और पास पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हार्ड हो जाती है। इस मिट्टी में वायु एयर स्पेसेस कम होते हैं, जिसके कारण वायु का सुचारू रूप से संचय नहीं होता तथा ये मिट्टी शीघ्र ही जल संतृप्त हो जाती है, मतलब वाटर सैचुरेटेड हो जाती है। मिट्टी सॉइल के कणों पार्टिकल्स में जल धारण क्षमता होती है और इससे होकर जल आसानी से नीचे की ओर रिसता नहीं है। ये मिट्टी पौधों प्लांट्स के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण पाए जाते हैं। इसमें क्ले या एल्यूमिनियम सिलिकेट 30% से अधिक होता है। यह चिकनी मिट्टी। मृदा के रासायनिक गुण, अभी आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, और अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई वो कि जो पार्टिकल्स थे, जो कण थे मिट्टी में, वो कितनी दूरी पर है और कितने पास है, ठीक। सिर्फ इसी के बेसिस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिजाइन की गई। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से दो प्रकार में बांटा गया है। पहला, खनिज पदार्थ, मिनरल वाटर इन सॉइल। मिट्टी सॉइल में अनेक प्रकार के खनिज लवण घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मिनरल्स एलिमेंट्स की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मिट्टी में घुले कुछ खनिज मिनरल्स तत्वों एलिमेंट्स में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। वो जैसे अब कितने सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है ना, हमें अपने कैल्शियम की गोली जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता पूरा, ठीक है। सो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, अमोनिया और कुछ एलिमेंट्स में नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा फॉस्फेट। आदि ये सभी तत्व पौधों की जड़ों द्वारा सांद्रता के अनुसार अवशोषित किए जाते हैं, जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कभी कभी मिट्टी के लवणों की अधिक सांद्रता होती है। ऐसी मिट्टी में लवणोद्भिद हेलोफाइट्स पौधे उगते हैं, ठीक है। तो हमें मिनरल रिच मिट्टी चाहिए, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और ना तो चिकनी होनी चाहिए, ना तो पूरी पोरस होनी चाहिए। अगर चिकनी होगी तो उसमें ना तो होल्डिंग होगी, वाटर होल्डिंग होगी, और ना उसमें ऑक्सीजन एयर ट्रैप होगी। एयर ट्रैप नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ठीक। जो कूलिंग इफेक्ट है बॉडी को वो मिलेगा पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक। अब ये हो गया मिनरल रिच सॉइल होनी चाहिए, ना तो सैंडी और पोरस होनी चाहिए, मतलब ना तो बहुत पूरी 100% सैंडी चलेगी, पोरस होनी चाहिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मिनरल इन सॉइल। मृदा में 10% तक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, पौधे एवं अन्य जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया एवं फंगस द्वारा अपघटन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी में मिले रहते हैं। इस प्रकार के बने हुए कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके कारण मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। जनरली हम सबके आसपास भूरी मिट्टी देखने को मिलती है, पर्टिकुलर एरिया अलग है, जैसे राजस्थान है या कहीं लाल मिट्टी होगी। जनरली ना तो बहुत पीली होती है ना बहुत लाल होती है, भूरी मिट्टी होती है। इस प्रकार के बने हुए कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसके कारण मिट्टी
मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। इसकी मात्रा शीर्ष मृदा टॉप सॉइल से अधिक होती है, जिसके कारण मिट्टी सॉइल के कणों पार्टिकल्स को अधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। जटिल मृदा एवं इसके घटक। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट। जटिल मृदा के विभिन्न घटक एवं गुण निम्नलिखित हैं। खनिज पदार्थ, जीवाणु पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा घोल, मृदा नमी, मृदा स्पर्धा, मृदीय खाद्य पदार्थ और मृदीय ताप। फिर से पढ़ती हूँ। मिनरल्स मैटर, सभी को पता चल गया अभी। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। फिर जीवाणु पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हुए जो हमारी मिट्टी में पत्तियां वत्तियां हुई, और ये तो नहीं हुई। ऑर्गेनिक मैटर हुआ जो हमारे लार्वाज हैं, केचुए हैं, वॉर्म्स हैं, उनका फीकल मैटर है, उनका सलाइवा है, उसमें जो मिनरल्स हुए, ठीक। फिर है मृदा जल। मृदा जल मतलब सॉइल वाटर, और उसमें वायु है क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट है। जितना अगर पोरस होगी तो सॉइल एयर हो गई, सॉइल सोल्यूशन हो गया। मिट्टी में जो नमी हुई वो सॉइल मॉइस्चर हो गया। मृदा स्पर्धा मतलब सॉइल रिएक्शंस हो गए कि मिट्टी में अपने आप में भी तो केमिकल कॉम्पोजिशन हो रहे हैं ना, पड़ी हुई मिट्टी में, ऑर्गेनिक मैटर में और मिनरल्स में एक दूसरे में रिएक्शंस हो रहे हैं। नदीय खाद्य पदार्थ मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी मिट्टी कितनी न्यूट्रिएंट रिच है। फिर नदीय ताप, हर मिट्टी का एक अपना टेम्परेचर होगा, तो उसके बेसिस पे भी वो फायदा करती है। खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स मैटर, ये थोड़ा और पढ़ते हैं फिर बंद करते हैं। मृदा विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के कणों के परिमाप के आधार पर सॉइल को निम्न भागों में बांटा जाता है। चिकनी मिट्टी 0.002 मिलीमीटर से कम होती है। इसमें सॉइल के पार्टिकल, ठीक है, मतलब पार्टिकल का साइज, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। फिर है सिल्ट, 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर से कम। बारीक बालू मतलब फाइन सैंड का क्या साइज होता है, 0.20 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर से कम। मोटी बालू कोर्स सैंड 2 मिलीमीटर से 0.20 मिलीमीटर से कम। बारीक बजरी फाइन ग्रेवल 5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर से कम। और फिर बजरी 5 मिलीमीटर से अधिक, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी तो दिमाग में है कॉन्सेप्ट। बालू को देखिए तो हमारा बहुत ही छोटी होगी, इसी तरह अगर आप बजरी को देखोगे या मोटी बालू को देखोगे तो वो थोड़ी मिलीमीटर की रेंज इसमें ज्यादा है, और मोटी बजरी होगी तो और ज्यादा है, ठीक है। ये तो अभी देशी भाषा में ये सब देखने को मिलता है हम लोगों को, और कोरिलेट भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के केस में क्या है, जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके कार्बनिक पदार्थों का निम्नानुसार अपघटन होता है, जिसे करकट बनता है। इसमें ताजी मृतक कार्बनिक पदार्थ फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इस करकट से नीचे छिछली ऋतु से आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। न जाने कितने पशु पक्षी, सांप, जीव जंतु रोज कुचले जाते हैं और मरते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है डेड बॉडी से, जो मिनरल्स मिट्टी में मिलते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर उसकी बात हो रही है। इस आलेपन डफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोब्स की विभिन्न क्रियाओं द्वारा लिटर, करकट एवं आलेपन डल अंत में गहरे रंग की बारीक एवं रवाहीन अमॉर्फस कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो कहते हैं कि ह्यूमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से भी अब ह्यूमस मिलने लगा है, ठीक है। तो जहां पर जो जीव जंतु मर जाते हैं उनको हम लोग उनके मिनरल्स को, क्योंकि कंकाल बचा और बाकी सब थोड़े दिनों में वो ऐश जैसा बन गया और वो पड़ा रहा, और वो उसको ही इकट्ठा करके, क्योंकि वो मिनरल रिच है, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। सॉइल वाटर
ये स्वतंत्र जल होता है जो धीरे बूंद बूंद करके सॉइल में छनता रहता है और नीचे तल में जाकर एकत्र हो जाता है। कोशिका जल मृदा में पाई जाने वाली कैपिलरीज में पाया जाता है। यह जल पादपों को प्राप्त होता है। आर्द्रता जल मृदा कणों पर अवशोषित हो जाता है। इस जल को पादप नहीं मिलता, उनको जल वाष्प नदीय अंतर स्थानों में होता है। जल किसी भी वजह से प्लांट ग्रुप के विकास में सहायक होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मृदीय खनिज पदार्थ के रूप में आ जाता है और पादपों को प्राप्त होता है। सॉइल लेयर, सॉइल के कणों पार्टिकल्स के बीच एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसमें वायु उपस्थित रहती है। जड़ें श्वसन के क्रिया में इस वायु को ग्रहण करती हैं। अर्थात मिट्टी में वायु का उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत चिकनी मिट्टी हुई, बहुत पानी भरा, फिर भी प्लांट उगते नहीं है क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही नहीं है, गैप ही नहीं है, तो वो पेड़ सड़ जाते हैं जड़ों में। और तभी आप उससे पॉट मेकिंग कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, क्योंकि उसमें गैप कम है, बालू कम है जड़ों में। हाँ मैम, जब हम खुदाई करते हैं, जब एक लोहे के जरिए जो खुदाई करते हैं, जब खुदाई में एक लोहा जब जितनी डेप्थ तक वो जा पाती है उतनी तक एयर की सर्कुलेशन होती है। और बाद अदरवाइज वो चट्टान है, ठीक है। तो जहां तक आपके फावड़े से या लोहे के इंस्ट्रूमेंट से मिट्टी कट रही है वहां तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वहां तक बालू उसमें मतलब पोरस है, वो उपस्थित है और वो ही फायदेमंद है, ठीक है। जड़ों में श्वसन के साथ साथ जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन एवं मिनरल एलिमेंट्स का अवशोषण भी तेजी के साथ होता है। किंतु जिन मुद्दाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें ये क्रियाएं बहुत धीमी होती हैं। सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का एकत्रित होना हानिकारक होता है। इन गैसों का उपस्थित होना सॉइल में टेक्सचर पर निर्भर करता है। जब मिट्टी में वायु की मात्रा कम हो जाती है तो वह मिट्टी जल संतृप्त सैचुरेटेड हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अंत में पौधे मर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो वैसे भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी मिट्टी में तो वो ना तो थेरेपी के लिए एडवाइजेबल है ना प्लांट्स के लिए एडवाइजेबल है। सॉइल सॉल्यूशन, मृदा घोल में मृदा पानी में घुलकर धीरे धीरे जड़ों को अवशोषित हो जाती है तथा जड़ों को मिट्टी जमा देती है। सॉइल मॉइस्चर क्या चीज है? पादप वर्षा मिट्टी मतलब प्लांट रेन का जल एवं ओस की बूंदें बहुत कम अवशोषित कर पाते हैं। पादप मुख्य रूप से जल अवशोषण मृदा से करते हैं। एक से सॉरी 8 नंबर पेज तक हमने पढ़ा है, तो जब आपके पास आ जाए तो 8 पेजेस को पढ़ डालिएगा। कुछ खास नहीं है इसमें, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मिट्टी कैसे फायदा पहुंचा रही है। ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है जब आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और मिट्टी चिकित्सा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, तो आपके अंदर भरोसा होना चाहिए कि भाई इस मिट्टी में मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को ट्रेसेस के रूप में जरूरत है, और न सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन, आप इससे भी उतना ही फायदा पहुंचा सकते हैं और उल्टा और भी बहुत चीजों को लेकर के आपको फायदा होगा।
सो सॉइल मॉइस्चर हो गया। मृदीय जल 6 प्रकार का होता है। पहला ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, रासायनिक एवं क्रिस्टल जल, केमिकल और कंबाइंड वाटर, और जल वाष्प मतलब वाटर वेपर, और लास्ट है रन वाटर मतलब रन ऑफ वाटर। ठीक, तो इसको आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। 8 पेजेस हमने पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच अगर इसमें कम होगी तो हम फिर उसको ऐड करेंगे। थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है, कॉन्फिडेंस आता है तो वो हमको आनी चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता डीप घुसने की जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम।